हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ओके, हमने इस चैप्टर में अभी तक 3 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए। हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड हमने हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था वो मैंने आपको डाइजेशन के बारे में बताया कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और आज हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? ओके, अगर मैं आपको पूछती हूँ व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप क्या बोलेंगे? वी टेक ऑक्सीजन एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। बट नो, this is not a respiration. Okay, this is a process of breathing. Okay, it is a breathing. We take oxygen and release carbon dioxide. It is the process of breathing. So what is respiration? तो breathing is a part of respiration. Okay, पर हम इसको definition नहीं बोल सकते हैं कि ये breathing जो है वो respiration है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या होता है रेस्पिरेशन। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि रेस्पिरेशन होता है क्या है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ओके, लुक, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, मैंने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दी है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, अब आप थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने जब डाइजेशन पढ़ा है था आपको, ठीक है, तब मैंने आपको क्या बताया, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, फूड हमारा क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, डाइजेस्ट होके जो एनर्जी हमको उस फूड से मिल रही है वो कहाँ जा रही है, हमारे सेल के ऑर्गेनिज्म, सेल के अलग अलग पार्ट तक पहुँच रही है। अब हम थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि डाइजेशन के अंदर और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने डाइजेशन पढ़ा है, डाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया, हम फूड को इनटेक करते हैं, लेकिन फूड इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इट ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। ओके, देन इट गोज टू स्टमक एंड फाइनली गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीट। ओके, हमारा डाइजेशन जो होता है वो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है और जो भी यूजफुल पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो भी यूजफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो अनयूजफुल सब्सटेंस है या अनवांटेड सब्सटेंस है वो सब हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ओके, और हमने क्या पढ़ा था, प्रोटीन है ना, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो हम न्यूट्रिशन के जरिए हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमको ग्लूकोज मिलता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स मिलते हैं, और फैटी एसिड से हमको क्या, फैटी एसिड नहीं, फैट से हम क्या बनता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से हम डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें हमको क्या क्या मिले, ग्लूकोज मिला। ठीक है, मतलब वहाँ हमारा डाइजेशन हुआ। अब रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी हमारे बॉडी के सारे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचेगी। ओके, मीन्स बॉडी के सारे पार्ट, सेल के पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया है ना, सेल के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसके बाद किस तरह से जो एनर्जी मिलती है वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेस्पिरेशन। ओके, क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर हमें पूछा जाता है कि क्या होता है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब इसको देखो, मैंने एक और यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, द मैकेनिज्म बाय which organism obtain oxygen from the air and release carbon dioxide is called breathing। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है वो है ब्रीदिंग की। ठीक है, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, इनहेल एंड एक्सेल। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। तो मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन आपको दी है। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन,
and the mechanism of organism which obtain oxygen from the air and release carbon dioxide is called the breathing. ओके, अब मैं इन दोनों डेफिनेशन को मिला के एक नई डेफिनेशन बनाऊंगी जिसमें हमारा रेस्पिरेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है रेस्पिरेशन. ठीक है, तो रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीदिंग. ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि यहाँ रेस्पिरेशन हम ब्रीदिंग को नहीं बोलेंगे, बट दैट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, ब्रीदिंग. तो रेस्पिरेशन इंक्लूड ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी इंक्लूड रहता है. ठीक है, एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ठीक है, एनर्जी जो हमको मिल रही है फूड से, तो किस तरह से मिल रही है, क्योंकि वहां पे हमारा फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ठीक है, एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म to release energy. This process is called the respiration. Clear? तो respiration की definition हम क्या देंगे कि respiration is a part of breathing, या फिर respiration include breathing as well as the oxidation of food that can living organism release energy. Okay, this is called the respiration. क्लियर? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है. मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है कि आपको कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं कि यार ये डेफिनेशन मुझे समझ में नहीं आ रही, मैम बोल रही है कि दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. ये तो हमने डाइजेशन में भी पढ़ा, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि डाइजेशन में क्या क्या हुआ. जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर गए वो सब उनका ब्रेकडाउन हुआ है सिंपलर सब्सटेंस में. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हुआ, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में चेंज हुआ. ठीक है, वहाँ हमको क्या मिल जाते हैं, ये सब हमारा न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं हमारी बॉडी के थ्रू, और वहाँ पे हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता. अब जो सब्सटेंस हमको मिला है, ठीक है, ग्लूकोज, अब रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस है उसमें उसका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी के प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है. ओके, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन कितने का टाइप के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. कौन कौन से? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो हम पढ़ते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है एरोबिक. ठीक है, एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता हो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एरोबिक. एंड एनएरोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. ठीक है, इसको हम नोट्स फॉर्म में लिखेंगे. एरोबिक, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, क्या मतलब, जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं. ठीक है, तो हम क्या है, हम किस में आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं. तो हम किस टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक. ठीक है, तो ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के थ्रू लिया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, इसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन. और दूसरा होता है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. इसके भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी किस तरह से एरोबिक होता है, किस तरह से एनएरोबिक होता है, और किस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन में सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है और क्या हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं किस तरह से. पहले हम समझेंगे एरोबिक और एनएरोबिक दोनों को. मैं साथ में एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको समझाऊंगी. एरोबिक कहाँ होता है, एरोबिक हमारे सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. ओके ओके, चलिए, अब मैंने आपको बताया है. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया रेस्पिरेशन में, कि यहाँ रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो फूड है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, तो अब और एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, अब हमको बाय प्रोडक्ट क्या मिला है, डाइजेशन तो हमारा बॉडी में कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, वहां से हमको प्रोडक्ट क्या मिला, ग्लूकोज, है ना. अब देखो किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो हम समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अभी मैंने एक यहाँ फ्लो चार्ट बनाया है तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी. ये है हमारा ग्लूकोज. ओके, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है, ये है हमारा ग्लूकोज. ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल. अब ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म,
ठीक है। अब साइटोप्लाज्म आपको पता है क्या होता है, मैंने अपना एक वीडियो लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको पूरा सेल का स्ट्रक्चर बताया था, सेल के अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो भी मैंने बताया था। तो साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द सेल and all organisms are present in cytoplasm. ओके, तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में क्या, साइटोप्लाज्म में पायरूवेट एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब पायरूवेट क्या है, पायरूवेट है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। ग्लूकोज क्या, सेल साइटोप्लाज्म सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर किस में कन्वर्ट होता है, पायरूवेट और एनर्जी में। ओके, पायरूवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे 3 स्टेप में इसको डिवाइड किया है। अब मैं आपको बताऊंगी पायरूवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जब ऑक्सीजन एब्सेंस होती है मतलब कहाँ किन सेल्स में ये होता है तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाता है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो मैंने बताया था व्हाट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मीन्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो एग्जांपल है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है। ओके, अब क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरूवेट क्या करता है, किस में ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है। ओके, इथेनॉल होता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, इथेनॉल इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। और क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है वो होता है ईस्ट सेल में। ईस्ट आपने नाम सुना है, ये एक तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ईस्ट। ये जो प्रोसेस फर्मेंटेशन का आपने जो एक प्रोसेस सुना होगा, फर्मेंटेशन मतलब कोई भी चीज फर्मेंट होती है तो वो होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर हम बोल सकते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। जैसे हम कोई, आपने जनरली देखा है ब्रेड बनाते हैं या फिर हम इडली बनाते हैं ना, इडली बनाते हैं तो उस समय हम जो बेस रेडी करते हैं तो वो 1 नाइट के लिए हम छोड़ के रख देते हैं उसको, तो उसके अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। वहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो फर्मेंटेशन उसमें हो जाता है, ठीक है। तो पायरूवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। ओके, अब आते हैं हम लैक ऑफ ऑक्सीजन में। तो ये एक तरह से आपको एग्जाम्पल हो गया, हमारा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ईस्ट। ओके, ये एग्जाम्पल है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। दिस इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट मैंने लिखा लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी जब हो जाएगी, ठीक है, सेल के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो पायरूवेट क्या होगा, पायरूवेट का ब्रेकडाउन होगा और क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो लैक्टिक इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है, वो होता है हमारे मसल सेल्स में। यहाँ पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं मसल सेल्स। ओके, मसल सेल्स में ये होता है। अब मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। आपने जनरली देखा हो जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। जब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, होता है ना कि जल्दी जल्दी सांस लेना छोड़ना, मीन्स हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो हमारी क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन। उस समय में क्या होता है, पायरूवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। ओके, इस लैक्टिक एसिड के कारण हमारी बॉडी में या फिर हमारे जहाँ हम अगर रनिंग कर रहे हैं तो हमारे लेग में क्या होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है या फिर हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जो होता है लैक्टिक एसिड के कारण। तो मसल्स पेन किसके कारण होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण। तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं मसल सेल्स। ओके, क्लियर। तो पायरूवेट ने
क्या किया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या हुआ, फर्मेंटेशन का प्रोसेस हुआ और ये होता है ईस्ट सेल के अंदर। और प्रोडक्ट क्या बनते हैं, किस में ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट, ये इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी रिलीज करता है। और लेक ऑफ ऑक्सीजन में, सेल में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी रिलीज करता है। ये होता है हमारी मसल सेल्स में। इसका मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है, ठीक है। कभी भी कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते समय हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं या फिर मसल्स में पेन होने लगता है, ठीक है। अब थर्ड वन इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये कब हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ये जो प्रोसेस होता है ये पूरा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब ये प्रोसेस में क्या होता है, जब पायरुवेट क्या होता है, क्या क्या बनाता है, इस पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। व्हाई, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, सेल में होता है। और कहाँ होता है, हम में होता है ना, ह्यूमन बींग्स में होता है। हम में जो होता है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ये होता है हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकडाउन हो जाता है, वाटर में हो जाता है, और क्या होता है, हम हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जैसे ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी से क्या बनते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। अब हमें इसी के लिए मैंने आपको लिखा है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। दिस इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन है वो कौन सा है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज होती है जिससे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर। अभी तक मैंने जो समझाया है वो मैंने आपको बता दिया है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कैसे फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इसकी 3 स्टेप्स मैंने आपको बता दी है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोसेस है, ओके फ्रेंड्स। अभी तक हमने क्या समझा है, रेस्पिरेशन समझा है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। किस तरह से फूड का ऑक्सीडेशन होता है और किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लिया, एनएरोबिक क्या होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, मीन्स 36 एटीपी मॉलिक्यूल इसमें बनते हैं, ठीक है। जो कहाँ स्टोर रहते हैं, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ठीक है। हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया कि फूड से एनर्जी रिलीज हो गई। अब वो एनर्जी किस तरह से रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट होती है वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो अब इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम देखेंगे। हम डायग्राम किस तरह से बनाना है आपको, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। पहले मैं इस डायग्राम में आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से हम एयर को लेते हैं और किस तरह से वो बाहर जाती है, ठीक है। तो अब ये मैंने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर मैंने बनाया है लंग्स, ठीक है। तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है हमारा लंग्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो स्टार्ट होता है वो नोज से स्टार्ट होके
लंग्स पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये नोज है। ठीक है, वी टेक एयर बाय द नोज। ठीक है, तो नोस्ट्रिल के थ्रू हम एयर को लेते हैं। ठीक है, कौन सी एयर को? ऑक्सीजन को लेते हैं। तो वी इनटेक एयर बाय द नोज। दिस इज द नेसल पासेज। ओके, इसके थ्रू एयर कहाँ जाती है? नेसल पासेज में जाती है। और इस नेसल पासेज में क्या होते हैं? स्मॉल हेयर लाइक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड, जिसके कारण जो भी बैक्टीरिया है या फिर डस्ट पार्टिकल्स है वो उस म्यूकस से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो वो एयर जो होती है वो फिल्टर होके हमारे लंग्स तक पहुंचती है। ठीक है, तो एयर का फिल्ट्रेशन हो गया नेसल पैसेज में। ओके, फिर एयर कहाँ गई? फिर एक मैंने यहाँ पे माउथ कैविटी भी बना रखी है। ओके, अब ये तो माउथ कैविटी हो गई, ये नेसल पैसेज हो गया। फिर नेसल पैसेज से एयर जाती है फेरिंग्स, फेरिंग्स से जाती है हमारे, फिर मैंने बनाया आपको लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स के बाद हमारा पार्ट आता है ट्रेकिया। ओके, तो पहले हम समझते हैं ये सब क्या होता है। ठीक है, तो नेसल पैसेज के में ही एक होता है फेरिंग्स। ठीक है, जो दोनों जिसकी ओपनिंग एयर से भी होती है और फूड पार्टिकल है वो भी फेरिंग्स में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बनाया लेरिंग्स। तो लेरिंग्स क्या होता है? लेरिंग्स इज अ वोकल बॉक्स। ठीक है, लेरिंग्स जो होता है वो होता है वोकल बॉक्स, जिससे हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हम जो भी बोलते हैं तो वो होता है हमारा लेरिंग्स। ठीक है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। ओके, वॉइस बॉक्स। ठीक है, फिर लेरिंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है ट्रेकिया। ओके, ट्रेकिया, दिस इज द ट्रेकिया। और ये जो मैंने रिंग्स बनाई है वो क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो मैंने ये लिखा है ट्रेकिया, लेरिंग्स के जस्ट नीचे ट्रेकिया, और ट्रेकिया में जो रिंग्स बनी है वो होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब क्या होता है? एयर क्या है? हमारे नेसल नाक के थ्रू, नोस्ट्रिल के थ्रू कहाँ पहुंच गई? थ्रोट से होती हुई लंग्स में जाती है। अब लंग्स में किस तरह जाती है? अब ट्रेकिया जैसे ही लंग्स में ओपन होता है। ठीक है, ट्रेकिया कहाँ होता है? डिवाइडेड इन ओपन इन लंग्स। ठीक है, तो लंग्स के अंदर ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है किसमें? ट्रेकिया डिवाइड इन स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम बोल सकते हैं स्मॉल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द ब्रोंकाई। ठीक है, ये किस में डिवाइड हो गया? ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में। ठीक है, अब ब्रोंकिया फर्दर डिवाइड। ठीक है, फर्दर डिवाइडेड, तो ब्रोंकिया वापस से डिवाइडेड होता है। ठीक है, वो भी स्मॉल इस ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इन ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकाई फिर से डिवाइड का किस में होता है? जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ओके, एंड ब्रोंक्यूल्स फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द एल्वियोलर सेक, या हम बोल सकते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, यहाँ से तो एयर कहाँ आई? एयर नाक के थ्रू थ्रोट में होती हुई ट्रेकिया से होके ब्रोंकाई में आई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में आती है, और ब्रोंक्यूल्स फाइनली टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द एल्वियोलाई। ये आपको रेड बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो फाइनली एयर कहाँ पहुंच जाती है? हमारे एल्वियोलाई में। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ पहुंचती है? एल्वियोलाई में। ठीक है, तो इसका एक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, अलग से स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा? ये इस तरह से एल्वियोलाई हमको दिखेगी, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एल्वियोलाई। क्लियर? तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है कि किस तरह से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कैसे जाती है? नोज से होते हुए, थ्रोट से होती हुई हमारी ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकिया डिवाइड इन ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल इज फाइनली टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द एल्वियोलाई। So this is the process of respiration. अब हम आगे समझते हैं। अब मैंने तो सबसे पहले तो आपने एक डायग्राम को समझ लिया, अब इसको हम रिटर्न में भी किस तरह से लिखेंगे और उसके बाद किस तरह से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचेगी वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले आप इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के अंदर आप क्या क्या लेबलिंग करेंगे? नेसल पैसेज बनाएंगे, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लिरिंग्स, ट्रेकिया, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ओके। और इस तरह एक और
पेयर, वन पेयर लंग्स होता है, तो दूसरे लंग्स में मैंने आपको ये रिब्स दिखाई है, ठीक है, ये रिब्स हमारी, तो ये आप इसको लेबलिंग करेंगे रिब्स। और ये जो पार्ट होता है जिसके ऊपर ये टिक्का होता है, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। ओके, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन्स ये हो गया हमारा लंग्स का डायग्राम। ओके, क्लियर। अब हम आ जाते हैं, हम किस तरह से इसको रिटन फॉर्म में लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम देखेंगे, आप एग्जाम में डायग्राम बना दिया, उसके बाद आप रिटन में इसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एयर नोस्ट्रल के थ्रू नेसल पैसेज में जाती है और एयर का वहाँ फिल्ट्रेशन होता है। तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे, तो ऑक्सीजन रिच एयर इज, क्या लिखा है मैंने, ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। नोज के बॉडी में कैसे जाती है, नोज के थ्रू। एंड द एंटायर नेसल पैसेज इज लाइंड विथ फाइन हेयर एंड म्यूकस। ये भी मैंने आपको बताया कि द एंटायर नेसल पैसेज इज लाइंड विथ फाइन हेयर एंड म्यूकस विच हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, जिसका क्या फंक्शन है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। डायग्राम जिस तरह से मैंने डायग्राम में बताया वो का वो मैं आपको यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिख के भी बता रही हूँ, क्योंकि मैं समझा दूंगी, आपको याद रहे न रहे इसके लिए आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो ये आपको डायग्राम बनाने के बाद नोट्स में लिखना है कि ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन बाय द नोज एंड द एंटायर नेसल पैसेज इज लाइंड विद म्यूकस एंड फाइन हेयर विच हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। फ्रॉम नोज एयर पासिस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स। फिर एयर कहाँ जाती है, थ्रोट के थ्रू लंग्स में चली जाती है। तो एंड फ्रॉम ए नोज एयर पासिस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हमारी एयर कहाँ आ गई, लंग्स के अंदर आ गई। अब लंग्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं कि किस तरह से वहाँ अंदर जाती है, एयर अंदर जाती है। अब मैं बताती हूँ लंग्स का। जैसे लंग्स के एंट्री हुई तो विद इन द लंग्स, ट्रेकिया किस में डिवाइड हुआ, ब्रोंकाई में। तो विद इन द लंग्स द ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स। मैंने आपको बताया ये ब्रोंकाई है, इट इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंक्यूल्स फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। ओके, जिस तरह से मैंने आपको डायग्राम में बताया है उसी तरह से मैंने इसको लिखा भी है, ठीक है, कि लंग्स में क्या प्रोसेस होता है। Within the lungs, the bronchi divided into bronchioles and bronchioles finally terminate in balloon-like structure. It is called the alveoli. Okay? अब ये alveoli का क्या काम है, अब मेन फंक्शन है, ये मैंने आपको alveoli का स्ट्रक्चर भी बता दिया है। अब alveoli में क्या होता है, which provide a large surface where the exchange of gases take place. यहाँ पे gases का exchange होता है, मीन्स ऑक्सीजन लेता है, मीन्स ब्लड ऑक्सीजन वहां से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस एल्वियोलाई में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एल्वियोलाई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। ओके, और दिस एल्वियोलाई कनेक्ट विद द ब्लड वेसल। ये जो एल्वियोलाई होता है वो किससे कनेक्ट होता है, ब्लड वेसल से। क्लियर। अब क्या होगा, अब जो ह्यूमन ब्लड है, ठीक है, एयर तो आ गई, कहाँ आ गई, एयर आ गई एल्वियोलाई में, मीन्स ऑक्सीजन रिच एयर कहाँ आ गई, हमारी एल्वियोलाई में। अब क्या करेगा ब्लड वेसल्स, ब्लड क्या करेगा, अब ह्यूमन ब्लड के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। ह्यूमन ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, इट इज़ अ वेरी हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी कंपेयरिंग होती है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। अब ह्यूमन ब्लड क्या करेगा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, मीन्स एल्वियोलाई में जो एयर है उससे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को ले लेगा। तो हम लिखेंगे हीमोग्लोबिन टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स, लंग्स के अंदर से वो एयर को ले लेता है एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल ऑफ द बॉडी, और कहाँ करता है, बॉडी के सारे पार्ट्स में सर्कुलेट करता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट करता है। आगे आपको समझ में, एयर कहाँ गई, ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर इज एंटर इन अ नेजल पैसेज and finally goes to the lungs
ओके। एंड लंग्स या फिर हम बोल सकते हैं ट्रेकिया divided into bronchi and bronchi divided into bronchioles and bronchiole is finally terminated into balloon like structure. It is called the alveoli. So oxygen rich air is reached in a alveoli. Okay, and then hemoglobin take oxygen by the alveoli. ठीक है ना, ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा वो alveoli से। तो hemoglobin take oxygen from air in the lungs एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो इस तरह से जो एनर्जी है, जो ऑक्सीजन रिच एयर है, वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट में सर्कुलेट होती है। उसके बाद ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ? अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ? अब ये क्या कर रहा है? ब्लड, फिर से ब्लड ही करेगा। ठीक है, ब्लड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। ठीक है, जितने बॉडी पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो ब्लड टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज इन एल्वियोलाई। ठीक है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेके कहाँ पहुंचाता है? एल्वियोलाई में पहुंचाता है। आ गया समझ में? तो इस तरह से एयर का सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स से ब्लड क्या करता है? सारे उसको सर्कुलेट करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो कहाँ छोड़ देता है? वापस एल्वियोलाई में छोड़ देता है। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का। ठीक है, इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, वो क्या करता है? एयर का सर्कुलेशन करता है। ओके, तो समझ में आ गया है आपको? तो ये जो मैंने जो डायग्राम बताया है, ठीक है, कि कितना ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है हमारा, वो फिक्स होता है कि कितनी लंग्स के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो उस समय एक्सेल एंड हमारे लंग्स एक्सेल होता है ना। ठीक है, मीन्स लंग्स फूलते हैं। जैसे हमारी एयर जब लंग्स के अंदर आती है तो लंग्स क्या होते हैं? फूलते हैं। ठीक है, और जैसे ही बाहर निकलती है तो वो सिकुड़ते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के बाद आप जिस तरह से आपने डायग्राम को बनाया है उसी तरह से आप लिखेंगे कि किस तरह से ब्लड हमारा नेसल पैसेज के थ्रू एल्वियोलाई में पहुंचता है एंड उसके बाद फिर ब्लड किस तरह से ऑक्सीजन को लेता है और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।